अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मास्यूटिक्स का है, सरफेस टेंशन। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ये दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है। एक है सरफेस एंड द सेकंड वन इज टेंशन। किसी भी सरफेस के ऊपर जो टेंशन, जो प्रेशर होता है, उसकी स्टडी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सबसे पहले द बाउंड्री बिटवीन द टू फेजेस जनरली डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरफेस। जब दो फेजेस के दरमियान में वो बाउंड्री जो दोनों फेजेस को एक दूसरे से सेपरेट रखे, उस बाउंड्री, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। when one phase is a gas or a vapor and the other phase is a liquid or a solid, the term surface is commonly used। अब इस चीज को समझे ध्यान से। इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग दो फेजेस, एक फेज आपका गैस है, दूसरा फेज लिक्विड है, या दूसरा फेज सॉलिड है, अगर आप इन दो फेजेस की बात करेंगे तो हम इनके दरमियान में जो बाउंड्री की लाइन थी ना, उसे इंटरफेस नहीं, उसे सरफेस कहेंगे। तब सरफेस का वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब दो फेजेस, यानी कि एक फेज गैस कंपलसरी हो और दूसरा फेज या तो कोई लिक्विड हो या फिर कोई सॉलिड हो। लिक्विड गैस का कॉम्बिनेशन हुआ तब भी हम सरफेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे उन दोनों के दरमियान में, और अगर गैस का सॉलिड के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तब भी हम सरफेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड की, सॉलिड सॉलिड की, गैस गैस की, इन दोनों फेजेस के दरमियान की वो बाउंड्री जो इन दोनों फेजेस को सेपरेट रखती है, तो उसे हम कहेंगे इंटरफेस। तब क्या कहेंगे? इंटरफेस। अब डेफिनेशन है आपकी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज अ फोर्स, एक स्पेसिफिक फोर्स है एक्टिंग ओवर अ सरफेस ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड की सतह के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और वो फोर्स कितनी होनी चाहिए? पर यूनिट लेंथ के बराबर। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर एक स्पेसिफिक फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से लग रही होती है, तो उस टेंशन कहते हैं। अब सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आप लोग फोर्स ऊपर है तो आपका एरिया नीचे है, तो आप इसे लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये एमसीक्यूज है। डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंटरफेस के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंटरफेस, या फिर आपसे ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, द बाउंड्री बिटवीन द टू फेजेस is generally described as, या described is, तो आपने फौरन आंसर देना है इंटरफेस। द बाउंड्री या फेजेस बिटवीन द गैस एंड वेपर्स इज डिस्क्राइब एज, तो आपने सरफेस का नाम लिखना है। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? तो आपने बताना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो द फोर्स अप्लाई ऑन अ लिक्विड डैश पर यूनिट एरिया, तो आपने बताना है सरफेस पर यूनिट एरिया। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके बनेंगे। अब इसी चीज को एक्सप्लेनेशन की शक्ल में उन्होंने रखा गया हुआ है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सरफेस टेंशन होती क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हद तक ठीक है। इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ पे है ही नहीं है कोई। हाँ, नेक्स्ट पेज पर इसके कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर इस तरह की चीजें बन सकती हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन में इन्होंने चीज मेंशन की गई हुई है कि जब आप किसी लिक्विड को देखते हैं, मैं इसकी आपके साथ साथ ये डायग्राम भी देखनी है, काइंडली प्लीज इस डायग्राम को भी देखें। जब आप किसी लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर बेतहाशा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उन मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी होती है कि वो हर तरफ से, चारों तरफ से अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप सेंटर में मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनकी लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों तरफ से फोर्सेस उन पे अप्लाई हो रही हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड करके रखते हैं। जैसे सरफेस मॉलिक जो आप सरफेस पे आप देखें, सरफेस पे मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि सरफेस के ऊपर वाली साइड पर जो ग्रीन कलर की पट्टी है, इसके ऊपर वाली साइड पे हवा है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है वो सिर्फ राइट, लेफ्ट और लोअर साइड पर है, अपर साइड पे कोई नहीं है।
जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली बाउंड कर लेते हैं, एक दूसरे को होल्ड करते हैं बहुत जोर से, ठीक है। इस वजह से इनके दरमियान में जो एयर स्पेसिस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो वाटर के मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर होते हैं उनके दरमियान में एयर स्पेसिस भी हैं, उनके दरमियान में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, डिफरेंट एटम्स भी हैं, तो वहां पे मिक्सचर सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर एटम्स होते हैं पानी के वो बिल्कुल प्योर होते हैं और एक दूसरे के साथ फोर्सली कनेक्टेड होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ इतनी फोर्स एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं कि वहां से इवन नॉर्मल एयर भी पास आउट नहीं हो सकती। इसी एबिलिटी की वजह से अब लिक्विड सरफेस इज देयरफॉर अंडर द टेंशन। इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ एक टेंशन, एक प्रेशर जनरेट कर लेते हैं, एंड सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस। ऑटोमेटिकली उनका जो सरफेस एरिया होता है, जो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेसिस होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एरिया रिड्यूस हो जाता है। वाटर इन पर्टिकुलर हैज अ हाई सरफेस टेंशन, और पानी के अंदर सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन होती है क्योंकि पानी प्योर होता है। पानी के अंदर अगर आप किसी नमक को, किसी चीनी को, किसी और चीज को मिक्स करेंगे ना, तो एक चीज आपने जिंदगी भर याद रखनी है, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। क्योंकि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मिलने की वजह से जो पानी की अपनी क्वालिटी और प्योरिटी होती है प्योरिटी होती है, वो हमेशा वो उसको हमेशा जो है वो उसको मेंटेन रखता है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल उसके अंदर एड अप होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी प्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाती है, उसकी वो वीक हो जाती है, और वो जो सरफेस टेंशन की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, रियलिटी में तो बहुत कम देखने को मिलता है, वो जगह जहाँ पे पानी ठहर जाता है, रुक जाता है और वो फ्लो नहीं करता, वहां पर आपको पानी की सतह के ऊपर एक खास किस्म की एक झिल्ली सी, एक लेयर सी नजर आती है, पहली चीज। और अक्सर कीड़े, वो कीड़े जिनका वेट बहुत ज्यादा कम होता है, जिनका वेट सरफेस टेंशन फोर्स से कम होगा, वो बहुत आसानी से उस पानी की सतह के ऊपर चढ़ के, जैसे मकड़ी वगैरह, छोटे छोटे कीड़े टिड्डे वगैरह, वो पानी की सतह के ऊपर चलते हुए आपको नजर आते हैं। तो अगर जैसे नहीं, एलजी इज अनदर थिंग, निदा बच्चे, एलजी अनदर थिंग, ये पानी, ये प्योर पानी है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर की किसी की लेयर आपको नजर नहीं आएगी। तो बच्चे वहां पर आपको वो जो फोर्स होती है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है, इट्स अ सरफेस टेंशन। और एक भी याद रखिएगा, बहते हुए पानी पे सरफेस टेंशन नहीं होती कभी भी। जो पानी ठहरा होता है, स्टेबल होता है, रुका होता है, वहां पे सिर्फ सरफेस टेंशन होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन के ऊपर एक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक चीज याद रखनी है, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल, यानी कि एक दूसरे के साथ फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी, और प्योर पानी में उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उनकी सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखती है, और ये वह फोर्स है जो सिर्फ पानी के अंदर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अलावा ये किसी भी और लिक्विड में अवेलेबल नहीं है। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है बच्चे, एक बर्तन में आप पानी लें और उसको आप स्टोव यानी चूल्हे पे रख दे, और नीचे से जो है ना आग जो है वो जला दे, आस्ता आस्ता आप देखेंगे वो पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। जब पानी बॉयल करता जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको वहां पर पानी खत्म हो जाएगा, सारा का सारा आपके उस पॉट के अंदर, उस बर्तन के अंदर पानी नहीं रहेगा। पानी कहाँ गया? जब आप चीज को हीट करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है, एनर्जी आने की वजह से उनके दरमियान की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, वो टूटती हैं। जब तक वो नहीं टूटेंगी, पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हीट उन एनर्जीज को, उन फोर्सेस को, उन बाउंडिंग को तोड़ देती है। जब वो टूटती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है, और वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। सरफेस टेंशन के लिए तो हमें पानी की फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चाहिए। टेम्परेचर क्या कर रही है? उन फोर्सेस को तोड़ रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ऑटोमेटिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक। जब ये दोनों वीक हो गई तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन भी वीक हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है।
लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो ये बात आपने याद रखनी है, सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज। ये एमसीक्यूज हो सकते हैं, ये एमसीक्यूज बनते भी हैं बहुत कॉमनली। बिल्कुल निदा, ऑपोजिट इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनवर्स, वेरी गुड, इनवर्स इफेक्ट होता है इन दोनों का। एप्लीकेशंस, सरफेस टेंशन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर या मेडिसिन के अंदर या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कहाँ पानी में मिक्स होता है, दोनों सर्च बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग आपके सरफेस टेंशन केमिकल्स, स्पेशली केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को जिन्हें अमल्सिफाइंग एजेंट्स बोला गया हुआ है इसमें, वो डालते हैं। जैसे वो डालेंगे वो पानी और तेल के दरमियान के अंदर जो सरफेस टेंशन जनरेट हुई हुई है उसको खत्म करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जिससे पानी तेल में मिक्स होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो दोनों मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सर बना देंगे। तो एमल्सिफाइंग एजेंट्स की रिडक्शन के लिए उनकी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, ऑयल और वाटर फेज को मिक्स करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और वही यहाँ पे लिखी भी हुई है। आप जब खाना खाते हो, आपका खाना डेफिनेटली बच्चों ऑयल में बन रहा है या घी में बन रहा है। जब आप वो खाना खाते हैं वो ऑयल और घी आपके स्टमक से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सजुजनम, वहां पर आते हैं। जैसे वो वहां पर आते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाद ब्लड है, यानी कि इंटेस्टाइन के बाहर ब्लड है, अंदर जो है वो आपकी इंटेस्टाइन्स का मटेरियल होता है। ब्लड में तो वाटर की क्वांटिटी 95% ऑफ वाटर है। तो फैट किस तरह अब्जॉर्ब होके आपकी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड में आएगा, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आपके लिवर के जो गॉल ब्लडर होता है जिसे आप पित्ता बोलते हैं, वहां से कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं जिन्हें हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। ये फौरन आकर आपके जो खाने के अंदर फैट होता है, जो कि ऑयल है या घी है आपका, उसे ब्रेक डाउन करता है और उसे कन्वर्ट करता है स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स में। वो ड्रॉपलेट्स आपकी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड में आते हैं और अब्सॉर्ब होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सरफेस टेंशन का यहाँ से आया था, जिसको बाद में हम अब सिरप, बहुत सारे सिरप्स हैं जो इमल्शन की शक्ल में होते हैं, बच्चों के बेतहाजा सिरप के ऊपर लिखा होता है इमल्शन। तो वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। उसमें दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स मिक्स किए जाते हैं जो नेचुरली कभी मिक्स नहीं हो सकते। उनको मिक्स करने के लिए मल्सीफाइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। वो bile salts reduce the surface tension of the fat in the duodenum, with the result stabilizing the lipids and help in the digestion of the lipids। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारा सुनाया वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जब हम तेल और पानी के अंदर केमिकल को डालते हैं ना, वो फौरन उनकी सरफेस टेंशन के दरमियान में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह रहे हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हो, उसे वीक कर देते हैं। जैसे वो वीक होते हैं उनके दरमियान में बनती है स्पेस, स्पेस बनते ही ऑयल उसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है, ऑयल उनके अंदर ट्रैप होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ऑयल और वाटर अगर मिक्स होते हैं मुकम्मल तौर पे तो वो 100% एक ऐसा सोल्यूशन बना देंगे जिसमें पता ही नहीं चले ऑयल कहाँ पे और मिक्स कहाँ, वो वाटर कहाँ पे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो मिक्स तो हो जाते हैं बट हल्का सा पता चलता है कि ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो बेसिकली वो उस एयर स्पेसिस जो बनती है ना, जो उनकी फोर्सेस टूटने की वजह से ऑयल वहां पे ट्रैप होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हमें लगता है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम इज अ विस्कोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विस्कोसिटी कैन डिस्क्राइब मीन डिफाइन कैसे की जाती है? इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो।
किसी भी लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस कि वो कितना फ्लो करे या ना करे। तो इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जिस लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम फ्लो करेगा। फ्लो का मतलब होता है बहना। लाइक आपका हनी, हनी की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से बहुत ठीक जो है उसे अगर उल्टाया जाए वो बहुत आस्ता 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 गिरता है। एज कंपेयर टू लिक्विड्स, आपके वाटर है, आपका मिल्क है, उनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, पतले होते हैं और बहुत जल्दी वो बह जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसका मतलब है विस्कोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस, एमसीक्यूज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड। तो विस्कोसिटी सिर्फ लिंक करती है लिक्विड के साथ, सॉलिड गैस की विस्कोसिटी नहीं होती, पहली बात। सेकंड वन, इंटरनल रेजिस्टेंस के इंटरनली फ्लो उसका कितना है। बच्चे इंटरनल मींस किसी भी केमिकल के अंदर, रेजिस्टेंस मींस फ्लो कि वो कितना ज्यादा। बच्चे अब मुझे कहा जाता है तुम साथ चलो किसी फंक्शन पे, मैं कहता हूँ मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तो वो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से मतलब है रुकावट, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस, इसी तरह वो फोर्स जो किसी चीज को ट्रेवल करने से रोके। आपकी गाड़ियों को जब टायर्स बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन का वर्ड पढ़ा है मेरा ख्याल, फ्रिक्शन सब पढ़कर आए मैं जिंदगी में। फ्रिक्शन का ऑपोजिट वर्ड है रेजिस्टेंस, सिंपल। तो इंटरनल फ्रिक्शन कह लो या इंटरनल रेजिस्टेंस कह लो किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल की, कि वो फ्लो ना होने दे उसे, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो कम है, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो बहुत ज्यादा है लिक्विड्स का। ये एमसीक्यूज है आपके। विस्कोसिटी इज अ फंडामेंटल टूल, ये एक टूल है जिसको चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड की इंटरनल फ्रिक्शन को चेक करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। वाटर इज थिन, पानी पतला होता है, हाउएवर विस्कोसिटी, ठीक है, उसकी कम होती है। हनी भी थिक होता है और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मैंने आपको बता दिया। अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा आला है, वो कौन सी बॉटल है, वो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से विस्कोसिटी मेजर की जा सकती है। तो बच्चे हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है जिससे हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड विस्कोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? विस्कोमीटर। क्या बोलते हैं? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर की टाइप्स हैं हमारे पास। ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर, जिसे यू ट्यूब विस्कोमीटर कहते हैं, ये आपकी लैब्स में अवेलेबल है। रोटेशनल विस्कोमीटर्स, ऐसे विस्कोमीटर जो रोटेट कर सकते हैं, इट्स आल्सो अवेलेबल इन योर लैब्स, छोटी सी बॉटल होती है। फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, इट इज नॉट अवेलेबल इन योर लैब्स क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा बड़ा होता है और इसकी नीड भी नहीं होती। ये बहुत हाई लेवल्स के ऊपर हम लोग इसको यूज करते हैं, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर्स को। तो ये तीन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द विस्कोमीटर्स, तो आप कहेंगे 3। या आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट अ विस्कोमीटर। ये तीन के बाद साथ कोई और लिख दिया गया होता है, तो आप लोगों ने पता होना चाहिए कि ये तीन टाइप्स हैं विस्कोमीटर की, इसके अलावा कोई और विस्कोमीटर नहीं है। सर कौन यूज करोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उस्मान, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैं आपको क्वेश्चन बाद में दोबारा पढ़ के आपको आंसर दूंगा, मैं कंप्लीट कर लूं। फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी पर एक्ट करते हैं? विस्कोसिटी, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला। टेम्परेचर बढ़ते ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाती हैं, जो उनके दरमियान में स्ट्रेंथ होती है वीक हो जाती है, मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जब पतले होंगे तो ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। साइज, हाँ, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। अगर साइज, मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का साइज कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। ये बात आपने जिंदगी भर याद रखनी है। मॉलिक्यूलर शेप, अगर कोई मॉलिक्यूल रफ शेप के होंगे तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। स्मूथ, जितनी चीज मुलायम होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। तो स्मूथ शेप के जो होंगे उनकी विस्कोसिटी कम होगी, रफ वालों की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अडहेसिव फोर्सेस, अडहेसिव फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है,
उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। कोहेसिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा दोनों के दोनों। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट वाटर से आता है। पानी जब जमीन से पौधों की बात हो रही है, रूट से उसके लीव्स तक जाता है, और लीव्स आपको पता है 5-5 फुट 6-6 फुट पे लगे होते हैं। कैसे जाता है? पानी के मॉलिक्यूल्स में दो फोर्सेस होती हैं। एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं जाइलम की वॉल्स के साथ। और कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो कि कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। ये दोनों फोर्सेस होंगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर ट्रेवल कर वो मतलब प्लांट्स के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस, ओके सॉरी, अगर कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो आप लोगों की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। एप्लीकेशंस, विस्कोसिटी क्यों मेजर की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस है, यानी इस्तेमालात हमारे पास कहाँ पे है। विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर करना। क्यों? सिरप्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। जो सिरप्स बनाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, एसिफाइल हो गया, पल्मोनॉल हो गया, आप म्यूकाइल हो गया, रेटलेस हो गया, वेंटोलिन सिरप्स आ जाते हैं। बेतहाशा सिरप्स हैं आपके, ये तो मैं कुछ वो बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं, वरना इसके अलावा इतनी वैरायटी है सिरप्स की, इंतहा है। जब भी सिरप्स बनाए जाते हैं ना, तो सिरप्स को टेस्ट करना जरूरी है कि वो सिरप्स कितना थिक है। इतना थिक ना हो कि आप उसका चम्मच लो मुंह में चिपक जाए, आपके हलक में चिपक जाए, आपकी खुराक की नाली में चिपक जाए, आगे जाए ना। तो सिरप्स की क्वालिटी के टेस्ट करने के लिए कि वो कितने थिक हैं, कितनी कंसिस्टेंसी है उनके अंदर, क्या उनसे हमें थेराप्यूटिकल इफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए विस्कोसिटी मेजर करना सिरप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरप्स एंड सस्पेंशंस। विस्कोसिटी रॉ मटेरियल को भी चेक करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाया, सिरप्स का रॉ मटेरियल मंगवाया, लिक्विड मंगवाया, तो उसकी भी क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए विस्कोसिटी मेजर की जाती है। आपको लास्ट टाइम मैंने फार्माकोपियास पढ़ाए थे, और उस फार्माकोपिया के अंदर ये मेंशन होता है कि किस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। आप वो स्टैंडर्ड है, आप फिर उस लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करते हैं, और उस विस्कोसिटी को चेक करते हैं बीपी या यूएसपी के अंदर कि क्या ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो इसका मतलब है कि जो केमिकल आपने चाइना से सिरप के लिए मंगवाया था वो 100% प्योर है। अगर वो बिल्कुल वैसी नहीं है तो वो कभी भी हम लोग, हाँ, विस्कोमीटर से ही करेंगे बच्चे, विस्कोमीटर ही यूज किए जाते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही और कभी आपके साथ मेरी फिजिकल क्लास हुई तो मैं आपको विस्कोमीटर सिखाऊंगा, आपके लैब्स में अवेलेबल है, और हम उससे मेजर भी करेंगे, विस्कोसिटी मेजर करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये रॉ मटेरियल की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी भी लिक्विड की थिकनेस के लिए भी हम लोग विस्कोमीटर को इस्तेमाल करते हैं कि लिक्विड कितना थिक है। जैसे कि हम लैब में पानी की, मिल्क की, और एक दो और सीरम्स की और हनी की विस्कोसिटी मेजर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपके आ जाता है विस्कोसिटी आप लोगों की ऑयल्स की। ऑयल्स, वो ऑयल्स यानी ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस और सस्पेंशन, वो इंजेक्शंस और वो सस्पेंशन जो ऑयल बेस्ड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी भी मेजर करनी होती है। बच्चे, अगर हम इंजेक्शन बना रहे हैं और वो इतना विस्कस था कि आपने उसे पहली बात तो लगाते वक्त वो लगेगा नहीं, वो जो कंपाउंडर होगा या डॉक्टर होगा वो जब उसको इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहा होगा उसे बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी पहला, और जब वो आपको लग रहा होगा आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आपके मसल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। उसके अलावा इतना थिक होगा कि जिस जगह लगाया वो उधर ही जम जाएगा, उधर गिल्टी बना देगा जिससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए ऑयल बेस्ड इंजेक्शन और सस्पेंशन जब बनाई जाती है तो उनकी भी विस्कोसिटी मेजर की जाती है कि ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। ये इतना विस्कस बस होना चाहिए कि आसानी से ये आपकी बॉडी में एंटर होकर आपकी बॉडी का पार्ट बन जाए, ये ना हो कि ये उधर ही जमा होकर थिक होके आपके लिए अब नॉर्मेलिटी जनरेट करता रहे। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है, लाइक ऑनसेट इंजेक्शन वेरी गुड, जबरदस्त। अबू बकर, यस, ऑनसेट इंजेक्शंस। उसके अलावा बच्चे आपके और वो जो सेक्सुअल इंजेक्शंस होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है आपका विस्कोसिटी इनहेंसर। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी इनहेंसर, एमसीक्यूज, मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, बोथ ऑफ दीज केमिकल आर अ विस्कोसिटी इनहेंसर। इसका मतलब है कि अगर कोई लिक्विड है बहुत ज्यादा पतला है और आप उसकी विस्कोसिटी इनहेंस करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप मिथाइल सेलुलोज या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंटर करेंगे।
जब ये उसके अंदर एंटर होंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसको विस्कस कर देंगे, तो जिसकी वजह से आपको डिजायर विस्कोसिटी जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जितने भी बच्चे, डिक्लोरान, विटामिन डी इज आल्सो, देखिए डिक्लोरान तो नहीं है बच्चे, वो कैसे ऑयल बेस्ड है, मुझे तो डिक्लोरान नहीं है, डिक्लोरान इज अ वाटर बेस्ड है। लेकिन जो आपने विटामिन डी बोला है, हाँ, दिस इज अ ऑयल बेस्ड, वेरी गुड। ओके बच्चों, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इतना ज्यादा भी नहीं डाल देना कि वो आंख के अंदर ही चिपक जाए और आंख को धुंधला कर दे। बस उस लिक्विड के अंदर हम लोग आई सोल्यूशन जितने भी होते हैं उसमें डालते हैं, ताकि वो थोड़े टाइम के लिए आंख के साथ अटैच रहें, आंख को रिंस आउट करें, आंख के अंदर जो खराबी, परेशानी, प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करें और थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करें। आज के टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन और पीएच। और ये वही पीएच है जो फार्माकोग्नोसी में भी आप पढ़ कर आए हैं। तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट हम, अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं। सर मुझे अल्सर डिजीज है, उस्मान साहब ने कहा है मुझे बता दें कि मैं कौन सी डाइट यूज करूं कि जल्दी ठीक हो जाऊं। ओके बच्चे, उस्मान साहब आपको कहाँ पे अल्सर है, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, स्टमक में है, डुडेनम में है, या फिर आपको उसमें है, इसोफेगस अल्सर है? काइंडली जरा आप मुझे ये बताएं। बच्चे डिक्लोरान को आईवी इसलिए नहीं देते, वो लिपिड्स बेस्ड नहीं होता, वो तो वाटर बेस्ड है। कभी आप उसको हिला के देखो, वो बिल्कुल पतला पानी जैसा होता है। आईवी उसको डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाते ही आपकी ब्लड के अंदर मौजूद जो कैल्शियम्स होते हैं उसके साथ रिएक्शंस करते हैं, जिससे आपका बीपी लो हो सकता है। तो दैट्स व्हाई डिक्लोरान इज नॉट गिवन द आईवी रूट। इसको आप ड्रिप में मिक्स करके दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ये मैंने कंफर्म किया है, यहाँ पे डिक्लोरान है, वाटर वाटर सॉल्युबल है। इसके अंदर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसको ज्यादातर इंट्रामस्कुलर स्टैंडर्डाइज प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं। इसको क्योंकि जो इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल हो रहा है ना, वो कभी भी आईवी रूट के थ्रू अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, दैट्स वाई इसको वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसके लिक्विड की बेस पर, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कहा पुअर वाटर बेस्ड है, पुअर वाटर बेस्ड यानी कि वाटर वाले ही नेचर का, उन्होंने लिपिड बेस ही मेंशन की हुई। और इसको ज्यादातर बनाया इंट्रामस्कुलरली जाता है, क्योंकि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो इसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। दैट्स वाई इसको नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा बच्चे, आप उस बच्चे का सवाल जो था, अच्छा डुडेनम अल्सर है। डुडेनम अल्सर का मतलब है जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको अल्सरेशन की पेन होती है। अच्छा बच्चे, आप जो है मुझे ना सेपरेट व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, या आप मुझे बताएं आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है। मसला ये है कि आपने अगर बहुत सारी मेडिसिन हो, इसके अंदर हम लोग 2-3 एंटीबायोटिक देते हैं और एक आपकी स्टमक की मेडिसिन होती हैं, जो कि आपके स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। मेडिसिन तो आप ले रहे हो, डाइट में स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल मत करो, चाय का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। लिक्विड्स जो है आप लोगों, अब वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करो जिसमें एक सॉलिड चीज इस्तेमाल नहीं करनी, यानी सख्त चीज। और दूसरी चीज वो जिसमें मिर्च मसाले ना होने के बराबर हो। और मेडिसिन का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करो, तकरीबन 3 मंथ 4 मंथ से भी ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा अल्सर को ठीक होने के लिए, ठीक है। राइजिक और ट्रांसामीन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, बस बच्चे ये दो इस्तेमाल कर रहे हो और कोई नहीं इस्तेमाल करे। ट्रांसामीन तो इंटरनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है और राइजिक आपके स्टमक को प्रिवेंट कर रहा होता है। अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको लाजमी, ठीक है। या फ्लैजल, आप ऐसा करो इसके साथ फ्लैजल इस्तेमाल करो, राइजिक सुबह और शाम करो, और फ्लैजल दिन में 3 दफा खाओ, और ट्राजामीन आप सिर्फ रात को यूज कर लो। इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। साथ आप क्लिथ्रोमाइसिन भी खा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अल्सरेशन का लेवल क्या है।
ठीक है? अल्ट्रासाउंड करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवा के उसकी रिपोर्ट दिखाओ तो हम लोग इसको मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है? उस्मान साहब ने मैसेज किया था सर, ओके मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। डिफरेंस कोहेसिव फोर्सेस एंड द एडहेसिव फोर्सेस रिपीट कर दें। राणा साहब, कोहेसिव फोर्सेस दो पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है जिससे पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ता है, और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं जिससे पानी का मॉलिक्यूल किसी भी दीवार के साथ चिपक कर ऊपर चलता है। लाइक जब वो जाइलम में ट्रेवल करता है तो एडहेसिव फोर्सेस का मतलब है चिपक के चलना, और कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो आप लोगों की पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है? अम, सदीक साहब मीटिंग आप ये रिकॉर्डिंग एंड कर दो।